बेटा वो मेरे बिल्कुल ही दिमाग से निकलता है। ये जूम तो हो गया, वो ये कैसे जाएगा? चलिए साहब, हाँ ठीक, करें शुरू। एक सवाल का आंसर निकाल के बता दो बस मुझे, अगर तुम्हारे समझ में आ गया था। प्लस सिग्मा माइनस टू सिग्मा और प्लस सिग्मा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी डी पॉइंट्स पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखनी है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो करना क्या है आपको कि देखिए, ए पॉइंट पर हम ऐसे बोल देते हैं, ये वाली शीट 1 थी, ये शीट 2 है और ये शीट 3 है। तो ए पॉइंट पर ए का जो 1 का जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम द शीट होगा, होगा नहीं होगा? और जो 2 का है वो टुवर्ड्स द शीट होगा, और उसका भी अवे फ्रॉम द शीट, अवे हो गया ना उसका, तो दोनों पॉजिटिव का इधर होगा ना। तो जो ई ए होगा, ई ए जो होगा वो बताइए इसकी वजह से कितना, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से अपोजिट हो जाएगा ना, तो माइनस ऑफ टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आ गया? जीरो। नहीं समझ में आई बात? तो यहां फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी? जीरो। अब मुझे बताइए क्या यहां पे भी जीरो मिलनी चाहिए? मिलेगी ना जीरो, ठीक है। भाई यहाँ पे इसका और इसका दोनों का उधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा बराबर। कहा निकलिए? तो ई डी विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब आ जाइए बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर एक बात बताइए, इसकी इंटेंसिटी और इसकी कैंसिल आउट होगी ना? नहीं समझ में आई बात? ए देखो ये, हाँ ये तो क्या है हमारे पास ई वन ना, इसकी वजह से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा ई थ्री, और इसकी वजह से इधर ले लेते हैं हम लोग ई टू। बताइए, ये मान लीजिए ई थ्री है, ई थ्री किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये क्या है? ई वन इसकी वजह से, अवे फ्रॉम द शीट ना, और माइनस का टुवर्ड्स द शीट, ये हो जाएगा मेरे पास ई टू। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी सेम है, तो फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जो भी फील्ड आएगा सिर्फ ई टू की वजह से होगा ना। आप बताइए, ई एट द पी पॉइंट विल बी इक्वल टू क्या? टू सिग्मा, माइनस मतलब डायरेक्शन बता दी ना आपने, टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? बताइए, क्या वन जो है वो इधर होगा और थ्री इधर होगा ना? तो ये तो वन है ई वन, और ये हाँ ई थ्री है, और ये जो होगा वो इस तरफ होगा ना, ई टू। क्या ये कैंसिल आउट होंगे वापस से? और ई टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो बताइए, ई एट द पॉइंट सी विल बी इक्वल टू अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ना, इतना ही तो होगा, और किधर होगा? टुवर्ड्स द शीट, ठीक है। बढ़ जाए आगे, चलिए साहब। हाँ, डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। पॉजिटिव से अवे ले लो और माइनस के टुवर्ड्स ले लो, खत्म। अनचार्ज कंडक्टर, इससे सेंटर से, सुनो ध्यान से, क्या किया, क गॉसियन सरफेस बनाई, ये है जी एस वन, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस हमने ऐसे बनाई, ये है जी एस टू,
अब ये बताइए, अगर ये अनचार्ज कंडक्टर है तो क्या इससे इससे कोई फ्लक्स जाएगा? बोलो भाई, कोई फ्लक्स, चार्ज इनक्लोज नहीं है। पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहां प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब ये प्लस क्यू क्या करेगा, यहां इंड्यूस करेगा माइनस ना, और यहां इंड्यूस करेगा प्लस। बोलो भाई, हमें पता है जो चार्ज इंड्यूस होता है वो इस चार्ज से कम होगा, तो अगर ये माइनस क्यू है तो ये क्या होगा, प्लस क्यू। बताइए, फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना, एंड फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस टू विल बी प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? बनाओ जल्दी। बढ़ जाए। अब एक सवाल है, एस सी वर्मा के अंदर है ना, छोटा सा एक कंसेप्चुअल सवाल दे रखा है, या ऑब्जेक्टिव सवाल है, सिंपल सवाल है, पर वो जिस दिन और भी किताबों में वो सवाल है, तो उसकी जो अलग अलग प्रोफाइल हैं उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। कोई भी वायर से जब करंट फ्लो होती है तो वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वायर इलेक्ट्रिकली, हालांकि उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, पर वायर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक बात को समझना ध्यान से, आप मुझे बताइए, जब आप किसी रास्ते से घर जाते हो या किसी भी चल रहे हो आप, तो कोई टर्न आता है, कोई बेंड आता है, तो आपके तो ऊपर वाले ने आंखें दी है ना, अरे नहीं दी आंखें, धन्यवाद। तो आप उन आंखों से उस रास्ते को देख करके, और जो भी रास्ते में मोड़ आया वहां मुड़ जाओगे। बोलो भाई। पर यार ये जो वायर है, इस वायर में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, मैंने वायर बहुत थिक बनाया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वायर इतना बड़ा, ये प्लस है, ये माइनस है ना, ये अपन यहां बनाते हैं इसे, ठीक है। अपन ने ये इस तरीके से वायर बना लिया। उन्होंने जो सवाल पूछा हुआ वो सिंपल सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं है। इस तरह से वायर है, इस तरह से यहां पर लाइक दिस ऐसे बेंड हो रहा होगा वायर, है ना, फिर ये सीधा आया, उसके बाद वायर इधर चला, और इस तरह। तो होगा क्या कि ये हायर है, ये लोअर, तो हायर से लोअर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है, उन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाटएवर बी द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे एक बात समझ में आती है, सब एक बात बताइए, यहां से हायर से लोअर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ट्रेवल कर रहा था, ऐसे 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 होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पता लगा यार बैंड है तो मुझे घूमना है, टकरा के घूमेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पानी का धार थोड़ी टकरा के घूम गया, बोल थोड़ी। उन्होंने जो सवाल पूछा, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक तरह सर्किट बनाया, हेलो, और सर्किट बनाने के बाद ऐसे रेजिस्टेंस शो कर दिया। हमें पता है हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, ये हम जो रेजिस्टेंस शो करते हैं ना, ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस होता है, पर सब जगह तो जिगजैग बना नहीं सकते हम, तो एक जगह रेजिस्टेंस बना लेते हैं, बाकी कंडक्टिव वायर बांध लेते हैं, ऐसा ही करते हैं।
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हर वायर। तो उन्होंने क्या किया, यहां एक गॉसियन सरफेस बना दी। आई बात समझ में? ये क्या है बताइए, गॉसियन सरफेस। आई बात समझ में? तो नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब कुछ समझदार लोगों ने क्या किया, वायर को मोटा बनाया, और वायर को मोटा बनाने के बाद गॉसियन सरफेस को ऐसे वायर से पास कर दी, GS1। एक गॉसियन सरफेस को उन्होंने ऐसे पास कर दी, GS2। समझ में आ गई बात? और इनसे अलग अलग उन्होंने फ्लक्स पूछ लिया। तो आप इसका आंसर 0 नहीं दे सकते। देखो होता क्या है, सुनिए, ये क्या बकवास कर रहा है। ये तूने ईयरफोन लगा रखे हैं? हर ईयरफोन वाले को ये लगता है कि सामने वाला बहरा है। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। बेसिकली ये मैंने येलो कलर से जो बनाया है, ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वहां से आने वाला। जहां भी वायर बेंड होता है, बेंडिंग वाली जगहों पर चार्ज इंड्यूस्ड होता है, कन्वेक्स साइड पर पॉजिटिव और कनकेव साइड पर नेगेटिव। सुनो ध्यान से। तो होगा क्या कि यहां जो चार्ज आया वो आया प्लस। क्या आया? प्लस। उतना ही चार्ज यहां क्या आ गया? माइनस। अब आप जानते हो एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड आता है। तो इस इंड्यूस चार्ज का फील्ड ऐसे आएगा, आएगा ना। एक फील्ड इधर था, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई बात? इस तरह से वो बेंड होता हुआ यहां निकलेगा। कहां निकले? तो जितने भी वायर होते हैं, उन वायर्स के बेंडिंग पॉइंट्स पर चार्जेस इंड्यूस होते हैं। कन्वेक्स साइड पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। और कनकेव पे क्या रहेगा? नेगेटिव। ध्यान रखें। अब आप मुझे बताइए, फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस 1 क्या पॉजिटिव होगा? एंड फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस 2 क्या नेगेटिव होगा? बात समझ में आ गई? अगर बेटा पूरा पूरा ऐसे बना रखा, मतलब एक ही गॉसियन सरफेस पूरा वायर एनक्लोज कर रखा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। पर वायर को थिक बना करके आधा वायर बाहर कर दिया, आधा अंदर कर दिया, तो फिर नेट फ्लक्स आएगा। अब 0 नहीं होगा। जितने भी वायर होते हैं, जहां कहीं भी वायर की बेंडिंग होती है, वहां चार्ज इंडक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड होता है। कहानी क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, कन्वेक्स साइड पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। कनकेव पे क्या रहेगा? नेगेटिव। तो जो शार्प एंड है बाहर वाला, उसमें पॉजिटिव ले लेना, अंदर वाले पर नेगेटिव ले लेंगे। अब देख ली गॉसियन सरफेस कैसे बना रखी है। अगर वो आपसे बात करता कि साहब हमारी गॉसियन सरफेस ये है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव फ्लक्स जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज हो रहा है। इससे कितना जाएगा? नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहता सरफेस ये है, तो नेट फ्लक्स क्या होता? 0 ना। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मान लीजिए ये GS3 है, तो फाई थ्रू दी गॉसियन सरफेस 3 विल बी इक्वल टू 0 ना। जल्दी से बना लो। मर्जी उसकी। क्या फील्ड को किधर घूमना है? नीचे घूमना है। एक फील्ड इधर था, तो दूसरा फील्ड इधर आएगा, तभी इधर घुमाएगा उसको, तो अपना भी पॉजिटिव आएगा। ऊपर ऊपर तूने अगर नेगेटिव लिया तो फील्ड उल्टा घूम जाएगा ना लड़की। हाँ अच्छा, से पूछ रही थी, मैं भी बस बता ही रहा था। क्या क्या क्या? वो बेटा फील्ड को किधर बेंड हो ना, उस हिसाब से पोलरिटी आएगी। यहाँ मैंने बोला बाहर क्या पॉजिटिव, यहाँ क्या नेगेटिव। समझ में आ गई बात? आप इस वाले एंड पे शार्प एज तो होता ही नहीं ना, ये ऐसे होगा ना, ऐसे पूरा का पूरा ही। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था, वही तो मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इधर आया। अलग अलग बेंडिंग्स पे आप अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ साहब, ये हमारा जो है इस तरह बेंड हो गया, यहाँ पे ये वायर ऐसे बेंड हो रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा था ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लेके आना है।
लेगा ना, नहीं आना है। तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर मिलेगा तभी तो इसका उसका वेक्टर सम इधर आएगा। वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगा? जब ये प्लस होगा ये माइनस होगा। नहीं समझ में आई बात? अगर तूने इसको माइनस इंड्यूस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। ये इधर था वो इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर निकलेगा, तो वायर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, तो इस हिसाब से चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं। तो क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी है, ये तो वर्मा साहब ने अपना बोल रहे, लोग पूछते हैं टेस्ट में बहुत सारे, एलन के अंदर 2-4 टीचर, उनका बड़ा फेवरेट सवाल ये हर टेस्ट में देते रहते हैं इसको। और ये एग्जैक्टली सेम सवाल दूसरी बुक्स में अवेलेबल है, उन्होंने वहीं से आइडिया उठा के यहाँ सवाल बना दिया। जिनको नॉलेज होती है उन्होंने बना दिया अपने हिसाब से। बोले आपने नेट इनक्लोज करके जीरो बता दिया, अगर मैं आधा वायर इनक्लोज करूँ तो क्या ख्याल है, सब फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, और डिपेंड करता है आपने गॉसियन सरफेस कहां बनाई। ठीक है, अब हम एक ऐसे कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, ये भी एक अच्छा सवाल है, बहुत आसान है। उसके बाद फिर एक ऐसा कंसेप्ट बात करेंगे जो आपके 5 अलग अलग चैप्टर्स में आता है, और पांचों में एक साथ ही बताऊंगा। यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो मैं बता ही दूंगा, आपको एक ही याद होता है उसका, वो सबका रटा हुआ होता है। ना ना ना, मैग्नेटिक वाले सब पढ़ाते हैं, सबको पता होता है। बढ़ जाऊं आगे। अब एक बात समझना ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं पहले इसकी बात करें, ये कंसेप्ट वो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसे एक इनफाइनाइट लार्ज वायर है, क्या है ये? इनफाइनाइट लार्ज वायर, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी राइट। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है। यहां पर मैंने एक एम मास और प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है। इसके नीचे, अच्छा ये डी हाइट पे है, ध्यान से समझ लेना, डी राइट। यहां से डी नीचे मैंने प्लस क्यू एम मास का रखा, ठीक है। फिर मैंने यहां से डी हाइट अबाउ माइनस क्यू एम मास का चार्ज रखा, हेलो, और यहां से डी बिलो माइनस क्यू और एम। और ये सारी की सारी कहानी अंडर ग्रेविटी है, वायर ऐसे हॉरिजॉन्टल है। जब हम बोल देंगे ये वायर हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब कहानी क्या है? अंडर ग्रेविटी हो रही सारी सारी। एमजी कंसिडरेशन में लेना, मास उसने दिया है, हमें यह देखना है कि इनमें से कौन कौन से चार्ज इक्विलिब्रियम में पॉसिबल हैं, और इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा अगर वो इक्विलिब्रियम में, तो या अगर इक्विलिब्रियम में आते हैं तो डी की किस वैल्यू के लिए इक्विलिब्रियम आएगा। सारे बहुत आसान केस है, हमें एक को स्टडी करना, बाकी सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। सबसे पहले बात करता हूं केस 1 की, ये केस नंबर 1 है, सुनिए ध्यान से। क्या इस चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो इस चार्ज पर mg नीचे लगेगा, mg इधर लगेगा ना। क्या इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा? तो एफ इलेक्ट्रिक जो लगेगा वो कितना लगेगा? 2k लैम्डा क्यू बाई डी। 2k लैम्डा बाई आर, तो फील्ड क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्यू ई। नहीं समझ में आई बात? और इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल होता है? जब फोर्सेस अपोजिट हो। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस आ जाएं तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल, वो तो एडअप होकर नेट फोर्स देंगे ना। तो क्या पहले केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? तो नंबर 1 फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे कि mg की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 2k लैम्डा क्यू बाय डी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इक्विलिब्रियम विल बी पॉसिबल? बताओ। 2k लैम्डा क्यू बाय mg ना। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करूं तो ये हर जगह इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नहीं समझ में आई बात? फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिस इज इन न्यूट्रल। याद रखिए सारे केस अलग अलग हैं, ये मतलब सर इसका भी तो लिप लगेगा उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक एक करके रख रहे हो आप सारे केस। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेस करता हूं ऊपर, तो क्या मैंने mg बदला? mg बदलेगा? ऊपर डिस्प्लेस करता हूं तो ये कुछ भी नहीं बदलेगा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पर d हो गया बड़ा तो ये पूरा हो जाएगा। तो mg बड़ा या fe? नेट फोर्स किधर आएगा? डिस्प्लेस किधर किया? ऊपर ना। क्या फोर्स का नेचर रिस्टोरिंग है? मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप नीचे डिस्प्लेस करते तो डी की वैल्यू कम हो जाती, डी की वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। नेट फोर्स किधर आता? ऊपर। डिस्प्लेस किधर किया?
मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? तो हम क्या बात करेंगे? फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। न्यूट्रल बताने की जरूरत नहीं, आपका अंडरस्टूड है। आ जाइए नीचे वाले केस में। इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताइए क्या एम जी नीचे लगेगा? पर 2k λ/q/d भी नीचे ही लगेगा ना। वायर का फील्ड तो अवे फ्रॉम द वायर होगा ना, प्लस है इसलिए। बोलो, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। कुछ समझ में आई बात? अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? एक बात बताइए, क्या एम जी नीचे लगेगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है ना यार, सुना तो करा करो। फोर्स नीचे है, नेगेटिव चार्ज में फोर्स फील्ड के, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे आएगा ना। तो प्लस 2k λ/q/d, both the forces acting in downward direction, equilibrium is not possible। equilibrium is not possible। समझ में आ गई बात? इस क्या एम जी नीचे है? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर आएगा? एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी? q/d। सुनिएगा ध्यान से। फॉर इक्विलिब्रियम आप लिखोगे 2k λ/q/d मस्ट बी इक्वल टू mg ना। At what position equilibrium is possible? D becomes equals to 2k λ/q/mg ना। अब सुनिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ही होगा। अरे डी अगर सिर्फ इस बना तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा ना। अगर मैं नीचे लेके आऊं तो डी की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये फोर्स घट जाएगा, नेट फोर्स mg बड़ा हो जाएगा, तो नीचे भाग जाएगा ना। ऊपर लेके जाऊंगा तो डी की वैल्यू कम हो गई, तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, नेट फोर्स ऊपर ही आएगा। इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल। समझा मुझे मैंने क्या बोला? तुम लोग कॉपी करो, मैं इसका वाइवा लेता हूं। बोल 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 बोल। अभी मैं तेरे साथ एक और से पूछूंगा, चिंता मत कर। हाँ यही तो पूछूंगा इसी क्लास में। तेरे गले में दर्द है इसलिए ध्यान नहीं था। पिछले 10 महीने से मेरे एसी जॉइंट में इस लेवल की इंजरी है, डॉक्टर ने कहा हाथ इससे ऊपर मत लेके जाना, आप कम से कम 6 महीने तक इससे ऊपर मूवमेंट मत करो, और मेरा इसके ऊपर मूवमेंट के बिना काम ही नहीं चलता। मैं अहमदाबाद और जयपुर के बेस्ट डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ। एवरीबडी सेइंग कि अभी आप 6 महीने रेस्ट करो, मैं 6 महीने रेस्ट कर सकता हूँ। मतलब ये चीजें नहीं होती। आप कह रहे हो एक्सक्यूज थोड़ा तमीज वाला दे। अरे बेटा मुझे पता है तू वहीं देख रही थी, तभी तो मैंने तुझसे पूछा। पर आप कहीं पे देख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं कंसंट्रेट कर रहे हो। हाँ जी, लास्ट वाला केस समझा मुझे। हाँ तू ही। मैंने जहाँ गलत करो वही खोपड़ी, मैं अकेला टीचर हूँ इस इंडस्ट्री में, लड़कियों को भी खोपड़ी में मार देता बढ़िया तरीके से। तो मेरी एक उंगली काफी होती है तुम्हारे लिए, एक उंगली काफी होती है, वो याद रहता है फिर 8 दिन तक कि लगी थी सर पे। हाँ, एमजी तो नीचे है, कहानी क्लियर। हाँ, नहीं नहीं थोड़ा तमीज से। एम वो तो हमें भी दिख रहा है, सब जितने भी क्लास में बैठे सबको दिख रहा है कि एमजी नीचे लगाया और एफ ऊपर लगाया। मेरा सवाल ये एफ ऊपर क्यों है? हाँ, नहीं नहीं उसकी बात छोड़ दे, इसकी बात कर रहे हैं।
हाँ ये बात ठीक है, ये जस्टिफाई है, ये अपन मान लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव है और वायर, सॉरी चार्ज नेगेटिव वायर पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये जस्टिफाई है। हमने कैसे बात की थी, पॉजिटिव चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, तो नेगेटिव चार्ज फील्ड क्या अपोजिट फोर्स लगेगा, परफेक्ट, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ, अब बता उसका टाइप क्या है। हाँ ठीक है, कौन सा वाला फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ठीक जा रही है, बिल्कुल सही है। यार इससे तो तुम खुश नसीब लोग हो कि नीट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू नहीं होता। जैसे IAS RS में नहीं होता इंटरव्यू, तो वहां साफ हो जाते हैं ना, उनको पता है वो 6 गुने लोग लेते हैं, उनको पता है हर छठे में से 5 निकालने, एक बचेगा। आपकी नॉलेज कितनी भी हो, आप सोचो जो कलेक्टर होता है उसको तो कई बार कहीं राइट्स हो गए, इंस्टेंट डिसीजन लेना है उसको वहां किसी से पूछे बिना। यस मैं IAS करूंगी, यस। आज आपने मेरे मतलब जमीर को जगा दिया, आज के बाद से बस भाड़ में गया नीट, कल से IAS की तैयारी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तेरे को समझ में आया, नहीं आया। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना होता है कि इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब उस पर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, सेम डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। आई बात समझ में। अब आपने, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वायर का ऊपर वाले सभी डोमेन में ऊपर होगा और नीचे की तरफ नीचे होगा ना। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, mg भी नीचे लगना है, दोनों सेम डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इस पे बात करते हैं, हमें पता है mg नीचे ही आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगेगा। समझ में आ गई बात, तो दोनों नीचे ही आएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पॉसिबल। यहां भी कहानी खत्म, यहां बात करते हैं कि साहब सिंपल सी बात है, mg नीचे था, फील्ड नीचे था, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने की वजह से फोर्स ऊपर आएगा जो कि इतना होगा। अब इक्विलिब्रियम की शर्त क्या, दोनों को बराबर कर दिया, हमने बराबर कर दिया सब, यहां इस डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर मैंने डिस्टेंस से कम करने की कोशिश की तो ये वाला जो फोर्स है डी के कम होने की वजह से ये फोर्स, याद रखिए mg में कोई चेंज, पहले mg मान लो 10 न्यूटन था तो Fe भी 10 न्यूटन था, अब बाद में mg तो 10 ही रहेगा, लेकिन Fe 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ ना। आपने डिस्प्लेस किधर किया था, ऊपर, ऊपर भाग जाएगा फिर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, आया समझ में। और गले से कभी समझ में नहीं आता। होता है आपको कोई कई हेडेक है, कहीं पेन है तो कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, इतना नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताओ मैं आपको, सुनो ध्यान से, जिंदगी में जब तक वो एटीट्यूड नहीं होगा जिंदगी में कामयाब होने का, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक बच्चा, उसको 2 साल, पौने 2 साल मेरी मेंटरशिप में था, वो उसके घर पे मैं अक्सर जाता था, तो हमारे फैमिली रिलेशन हो गए थे बाद में। तो मैं उसके घर पहुंचा, तो मैंने कहा किधर है ये, तो उसकी दादी ने कहा ऊपर अपने रूम में पढ़ रहा है। मैं रूम में चला गया, जब मैंने जाके उसके से कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा यार तुझे फीवर है, कि नहीं नहीं सर मुझे कोई फीवर नहीं। उसको बहुत तेज फीवर था। उसकी मम्मी बताने लगी पिछले 2.5 घंटे से अपने स्टडी टेबल पर पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि मुझे बुखार आ रहा है, ही इज टोटली कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडी। ही गॉट फर्स्ट रैंक इन IIT, फर्स्ट रैंक। हमारे घड़ी जरा सा उधर से गेट खोला, कोई लड़का वहां से आएगा तो वहां से वहां तक क्या बात, इसको देख रही हो, अच्छा ये आया क्या, वो जब तक उसकी नजरों को वहां तक छोड़ के नहीं आएंगे तब तक भाड़ में का टीचर। ये हमारा कंसंट्रेशन है। कई बार तो बेचारा टीचर कहता है बेटा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का सवाल, एक से सवाल आते हैं, ध्यान से समझ लेना, तभी एक भाई साहब उठ के सुसु करने निकल जाते। ये कंसंट्रेशन लेवल है। तो मतलब
बहुत मेरी इसमें है कि देखो, व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर, यू टेक अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ह्यूमन बॉडी पे वर्क करना है, मशीन पे नहीं करना। मशीन पे इंजीनियरिंग काम करता है, 10 बार भी गलती हो जाएगी तो मशीन ही खराब होगी। यहां बॉडी एक बार में गई, आपकी एक गलती सामने वाले की जान ले जाएगी, उसका पूरा परिवार बर्बाद। यू कांट बी रेस्पॉन्सिबल। बढ़े आगे, अब सुनिएगा। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इन जनरल स्किप कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब लोग इसको, पर मेरी आत्मा गवाही नहीं दे कि इसको स्किप करूं, बताऊंगा सिंपल। फिर एक बात समझना, एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं पहले, फिर कंसेप्ट के बाद हम बाद में बात करेंगे। एक छोटी सी चीज आपको याद रख लेना है, के बाद आपके सारे सवाल दो दो स्टेप में आ जाएंगे। 5 अलग अलग चैप्टर्स में बेटा एक कंसेप्ट आता है। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहां लिया, इस एलिमेंट की लेंथ डीएल है, ये मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल कंसिडर कर लिया, ध्यान से समझना भी। अब हम क्या करेंगे, इसके इस एंड से यहां और इस एंड से यहां सेंटर पर 2 लाइंस खींच दी। ये जो हमारा एलिमेंट है, उस दोनों ने इससे जो एंगल सबस्टेंड किया वो डी थीटा है वो। अब मैं इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन बनाऊंगा जो एग्जैक्टली मिड से इसे बाइसेक्ट करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली कितना होगा, डी थीटा बाय 2। अब मैं एक काम और करता हूं, यहां से एक लाइन टेंजेंशियल ऐसे खींच देता हूं। समझ में आ गई बात। और ये जो फ्री एंड है, एक बात सुनना पहले, मैं क्या कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, एंगल्स की सिमेट्री की बात बताना चाह रहा हूं पहले। अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे, और यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे, आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बताओ कितना होगा। हाँ, सब अपना अपना दिमाग लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्या किया मैं, जो भी आंसर देगा ना मुझसे पूछूंगा कैसे। अपन मुझे साहब ऐसा लगता है, वो लगने वाली कहानी नहीं आनी चाहिए। देखो ध्यान से समझना, रिजिड बॉडी की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि रिजिड बॉडी में जब उसको आप रोटेट करते हो तो उसका हर पार्टिकल सेम एंगल से रोटेट होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी। इसीलिए उसके हर पॉइंट की ओमेगा सेम होती है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है ना। तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। मुझे बताइए, ये मेरे पास रिजिड बॉडी, मैंने इसको बना दिया। अगर मैं इस ग्रीन वाले मार्कर को 90 से घुमा दूं तो रेड कितने से घुमा? धन्यवाद। अगर मैंने ग्रीन वाले मार्कर को 10 डिग्री से घुमाया तो रेड कितने से घुमा? धन्यवाद। आप यहां देखिए, मैंने येलो पे सुपर इंपोज किया ग्रीन और ब्लू पे रेड। अगर मैं इसको घुमाता हूं थीटा से तो वो कितने से घुमा? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही। नहीं समझ में आई बात। दोनों एंगल क्या होंगे? थीटा। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल डी थीटा है तो ये भी क्या होगा? सॉरी, डी थीटा बाय 2 ही होगा। अब एक छोटी सी बात, बोले लोग हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं चेन का, वैसा कोई ब्रेसलेट अगर हो, मतलब आप समझ सकते हो वैसा होता है, उसको समझने के लिए आप उस ब्रेसलेट को खोलिए, मतलब अपने हाथ से निकालिए और टेबल पे सर्कल बना के रख दो। उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, उसमें कोई टेंशन। मैं तुझसे पूछूंगा हर सवाल, अब समझना। उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। कहानी क्लियर? उस ब्रेसलेट को आप अपनी फिंगर्स पे यहां फंसा लो ऐसे और घुमा के छोड़ दो। अब उसमें टेंशन होती है जब वो घूम रहा होता है। आपने कई बार वो अखाड़े वालों की रस्सियां घुमाते हुए देखा, जब वो घूमती है तो उसमें टेंशन होती है, पर वो नीचे पड़ी हुई तो उसमें कोई टेंशन। तो हर घूमती हुई रिंग में टेंशन होता है, हर घूमती हुई रिंग में। सवाल सिर्फ इतना सा है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए मेरे पास
ये कोई रिंग है, क्या है ये? रिंग। अगर ये रिंग, आप ये रोटेशनल मोशन में पढ़ते हो कंसेप्ट, और ये वहां पूछा जाता है, अगर ये रिंग अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो इस रिंग के हर एलिमेंट के पास टेंशन है। अगर मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछूं कि यार सर्कुलर मोशन की शर्त क्या होती है, कि हमें एक फोर्स चाहिए जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रह के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो यार अगर मैं आपको रस्सी से मैंने एक बांध दिया, रस्सी से पत्थर बांध के घुमा रहा हूं, तो रस्सी का टेंशन सेंट्रीपिटल देगा। यहां अगर रिंग घूम रही तो रिंग के हर एलिमेंट को कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल। आप कहेंगे कि टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग होती है ना, धागे के अलोंग होती है, रोड के अलोंग होती है, तो टेंशन जो रिंग में जनरेट होती है घूमती हुई, वो भी रिंग के अलोंग ही होती है। समझ में आ गई बात? तो होगा क्या, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां कंसीडर कर लूं जिसका मास डीएम है, कितना मास है? अगर इसकी लीनियर मास डेंसिटी, जो हम जनरली लैम्डा लिखते हैं, उसको मैं म्यू लिख रहा हूं, तो अगर वो म्यू है तो डीएम की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू डीएल। अरे डीएम बाई डीएल नहीं, बोलो ना, सिंपल। ये एलिमेंट टेंजेंशियली वी से इधर चल रहा होगा ना, बोलो। तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना बनेगा? डीएम वी स्क्वायर बाय आर ना। क्या इसको मैं म्यू डीएल, अब एक बात सुनना ध्यान से, सुनो 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 सुनो, इसके एंड्स पे सबसेंड होने वाला एंगल अगर ये डी थीटा है, तो क्या डीएल की वैल्यू आर इंटू डी थीटा होती है? एंगल बराबर आर अपॉन रेडियस, पक्का ना? तो म्यू डीएल की वैल्यू क्या पुट करूं? आर डी थीटा। समझ में आ गई बात? वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये सेंटीमीटर था? अब सुने ध्यान से, अब वापस यहां जाइए। क्या इस पॉइंट पर टेंशन अलोंग द वायर होगी? टेंशन इधर लिखा। क्या यहां पे अलोंग द वायर टेंशन होगी? इधर लिखा। टी का ये कंपोनेंट टी कोस डी थीटा बाय, और ये कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई 2। ये कहानी क्लियर? इस टी का ये कंपोनेंट टी कोस डी थीटा बाई, कहानी क्लियर? और इसका ये कंपोनेंट इधर आके जुड़ जाएगा ना। अरे बोलो भाई, क्या ये रवाना हो गया? सुनिए ध्यान से, कंपोनेंट, अब सबसे काम की चीज है जो याद रखनी है, ऑफ टेंशन इन रिंग अलोंग सेंटर is equals to 2t sin d theta by 2 is 2t d theta by 2। अरे डी थीटा लिया था ना गरीब, छोटा एंगल है तो साइन थीटा को थीटा लिखूंगा ना। नहीं समझ में आया? टू से टू रवाना। हमें क्या करना है कि टेंशन का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आएगा वो टी इंटू डी थीटा होगा। क्या यही ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? करेगा। क्या आर से आर, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो बता टेंशन का वैल्यू क्या? म्यू वी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं, वो तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, तो मैं मत करना, वो दोबारा कैलकुलेशन करूंगा, वो तो बहुत देर है, वो नहीं करूंगा दोबारा कैलकुलेशन। अभी रुक जाओ, कोई नहीं चलाएगा पेन अभी। मैंने क्या कहा, 5 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सरफेस टेंशन, वेव्स एंड रोटेशनल, जहां ये कंसेप्ट आता है। अगर आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ गई कि टेंशन जो रिंग में आता है उसका सेंटर की तरफ कंपोनेंट टी इंटू डी थीटा होता है, बाकी कुछ नहीं करना। हर जगह जो दूसरा फोर्स आ रहा है उसको टी इंटू डी थीटा से बैलेंस करना है, एक स्टेप में आंसर आना शुरू हो जाए। अभी आप यहां की बात करो, मैंने आपसे कहा इस एलिमेंट का हर हर रिंग का हर एलिमेंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी टेंजेंशियल स्पीड v मान ली, तो सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। एम के बजाय क्या लिखा? डीएम। डीएम की वैल्यू क्या होगी? म्यू डीएल। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट। जब इन जनरल लेमडा से लिखते हैं, मैं म्यू से लिखने का रीजन है क्यों लिख रहा हूं यहां, अभी ठीक है। म्यू इंटू डीएल हो गया, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाई आर। कौन देगा?
टी इंटू डी थीटा, तो इसको किसके बराबर करूंगा, टी इंटू डी थीटा। अब मैं डीएम की वैल्यू क्या लिखूंगा यहां से, क्या डीएम की वैल्यू म्यू आर डी थीटा है, इसकी वैल्यू लिख दी म्यू आर डी थीटा, टी थीटा का बराबर किया, आर से आर रवाना, डी थीटा थीटा, क्या मिला टी की वैल्यू म्यू इंटू वी स्क्वायर। कुछ समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया। यस, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन द स्ट्रिंग, यहां से टी की वैल्यू बताओ क्या है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। नहीं समझ में आया, ऐसा रटते हो ना वहां पे, किसी टीचर ने आज तक करके नहीं बताया होगा, सीधा बताते बेटा याद कर लेना ये रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है। वो भी ऐसे ही आता है, पता है वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, ट्रांसवर्स वेव्स वो ऐसे चलती है स्ट्रिंग के अंदर, चलती है ना, वो कहेंगे वेव की स्पीड क्या है v, यहां छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इसका कर्वेचर डिसाइड करके सर्कल बना लेंगे और सारा क्रियाक्रम वही कर लेंगे जो भी किया था। नहीं समझ में आया, तो दो केस तो तुम्हारे हो गए, दो नहीं वो एक ही है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड भी वही है और रिंग का टेंशन भी वही है। नहीं समझ में आई बात, चैप्टर अलग अलग है, दो चैप्टर के दो कंसेप्ट कवर। पहला, अगर कोई रिंग घूम रही है तो घूमती हुई रिंग के अंदर व्हाट विल बी द टेंशन इन द रिंग, द आंसर इज व्हाट, टी इक्वल्स टू म्यू वी स्क्वायर, क्या होगा। अब सुनिएगा, हम अपने इलेक्ट्रो वाले केस पाते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे। अभी तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, क्या टेंशन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ टी इंटू, सुनिए ध्यान से, वो आपसे कहेगा कि मेरे पास एक चार्ज्ड रिंग है, क्या है, इस चार्ज रिंग की सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, बात को समझना ध्यान से। अब हमने क्या किया, इसको दिया प्लस क्यू चार्ज और इसके सेंटर पर प्लस क्यू नोट रख दिया, क्या ये प्लस क्यू नोट हर एक एलिमेंट को बाहर की तरफ धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो क्या ये रिंग बाहर खींचेगी, और बाहर खींचेगी तो टेंशन। नहीं समझ में आई बात, हमें क्या करना है कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का चार्ज डी क्यू कंसिडर करेंगे, इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन ऊपर जो लगा क्या एफ इलेक्ट्रिक, टेंशन के कंपोनेंट से बैलेंस कर देंगे टी इंटू डी थीटा। अरे यार हर जगह एक बैलेंस हो रहा होगा ना, तो आप क्या करोगे, टी इंटू डी थीटा मस्ट बी बैलेंस बाय एफ ई ना, एफ ई की वैल्यू कितनी के, के डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यार भैया, अब डी की वैल्यू क्या, लेमडा डी एल, लेमडा चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी की अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए वो लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन टू पाई आर ना, तो बताओ डी क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, लेमडा इंटू डीएल, समझो लेमडा मतलब डीएल मतलब आर इंटू डी थीटा, लेमडा मतलब क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू आर इंटू डी थीटा। नहीं समझ में आई बात, आर से आर रवाना, तो बताओ डी क्यू की वैल्यू क्या मिली, क्यू डी थीटा बाई टू पाई, रख दो वैल्यू यहां, देखो के अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू क्यू डी थीटा अपॉन टू पाई ना, और ये क्या मिल गया मुझे, क्यू नॉट, कहानी क्लियर, क्या ये टी इंटू डी थीटा के बराबर होगा, डी थीटा से, नहीं समझ में आई बात, व्हाट आंसर, टी बिकम्स इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं आया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन टू पाई, आपने किया क्या कि साहब इस छोटे से एलिमेंट पर, छोटे से एलिमेंट पर सेंटर पे रखे हुए चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो टेंशन के कंपोनेंट से बैलेंस होगा, किससे बैलेंस होगा, मुझे हर जगह जो सबसे जरूरी चीज याद होनी चाहिए वो क्या, टेंशन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ टी इंटू डी थीटा। तुम्हारा फेवरेट केस की बात करते हैं, सुनो ध्यान से, आपको याद होगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, ये बी इनवर्ड है, सुनना ध्यान से, इसमें करंट ऐसे जा रही है, अगर आपको याद हो तो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स बी आई एल साइन थीटा होता है, क्या होता है, अच्छा उसका डायरेक्शन एल क्रॉस बी डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन किधर होता है, एल क्रॉस, और एल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन लिया जाता है,
मैग्नेटिक फोर्स पता है कितना लगता है? BIL साइन थीटा। कहानी क्लियर? अच्छा बताओ, ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट पे क्या करंट इधर चल रही है? क्या इधर ही DL लूंगा? इधर ही L लूंगा ना। B किधर है? अंदर। इनके बीच का एंगल कितना? तो ये कितना हो गया? 1। तो फोर्स कितना लगेगा? BIL ना। कितना लगेगा? L की जगह क्या लूंगा? DL। क्या लूंगा? टेंशन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ क्या आएगा? T इंटू डी थीटा। एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में होता है फोर्स। एल होता है करंट की डायरेक्शन में, करंट इधर, बी इधर, एल क्रॉस बी ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा? एफ मैग्नेटिक ऊपर आएगा ना। एफ मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी? क्या एफ मैग्नेटिक की वैल्यू टी इंटू डी थीटा से बैलेंस होगी? क्या एफ मैग्नेटिक बी आई आर डी थीटा है? अरे बेटा डीएल लूंगा ना यार, डी थीटा से। फिर आप रट लेते हो टेंशन का वैल्यू RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? नहीं आया? पहला केस क्या लिया हमने? ये पांचों के सेट कर लेने दिमाग में। पहला केस क्या लिया? रिंग घूमी, टेंशन का कंपाउंड mv²/r के बराबर किया। नहीं समझ में आई बात? और वही वेव्स वाला फॉर्मूला भी है, T बराबर म्यू वी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? दूसरा केस क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिंग के सेंटर पे चार्ज रखा, तो टी डी थीटा को एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स से बैलेंस किया। तीसरे केस में मैग्नेटिक फोर्स को टी डी थीटा से बैलेंस किया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। सरफेस टेंशन नाम सुना? सरफेस टेंशन लिक्विड की फ्री सरफेस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखती है। और सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। तो F बराबर होता है T इंटू L। अरे यार नहीं, अभी अभी पूछूंगा सारे में वापस। दो चार लोग मेरे रडार पे हैं, पता है। हाँ, अभी सुनना तुम ध्यान से। हमने क्या किया? हमने ऐसा एक फ्रेम लिया, मुफ्त का एक्सपेरिमेंट है ये, मैं करता रहता हूँ घर पे बच्चों, जहाँ पे मुझे बताता रहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको सब समझ में आता है। ये मेरा मुआज है 3 साल का, वो तीसरे थर्ड क्लास में, बता दे सभी ऐसा क्यों होता है। कि वो बड़ी वाली बहन को बताता हूँ, वो भी देखता हूँ, उसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा, वो ज्यादा पूछता है ये क्या हुआ, फिर खुद करके देखता है, फिर आगे पूछता है, फिर सर खाता है। अब उसको कैसे समझाऊं फिजिक्स क्या होती, तो उसके अंदर है वो, पूछता है। फिर आपने कई बार ऐसा किया होगा कि जेनेटिक्स तो वो खेलने कूदने में जेनेटिक्स था। आज मैं सुबह वाली क्लास ले रहा था, तो 4 दिन से फोन आ रहा है मेरे पास। एक बंदा है, वो विराट कोहली के बल्ले बनाता है, जो विराट कोहली से बैट्स बनवाता है ना, तो उसको मैं कह रहा हूँ काफी दिन से बेटे के लिए बैट बना दो। यार सर भैया टाइम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। परसों उसका फोन आया, मैं क्लास में था, फिर मैं भूल गया। फिर कल उसका फोन आया, मैं क्लास में था। फिर तीसरी बार फोन आया, तभी मैं क्लास में था। तो मैंने क्लास में जाकर उठाया उसको, मैंने बल्ला बना दिया, मैं भेज रहा हूँ। तो उसने एक बैट बना के भेजा। अब वो कितने दिन का छोड़ो, क्या मतलब है? नहीं वो है जेनेटिक्स। मैं जो उसको सचिन से मिलवाया था ना, मेरे उस दिन रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब आप सोचो, वो थर्ड क्लास में अब आया है, 8 साल का होगा अभी दिसंबर में। तो 1 साल पहले वो 7 साल का ही था जब मैं सचिन से उसको मिलवाया। तो सचिन तेंदुलकर से मिलवाया, तो हम बैठे, जैसे बात की थी, तो हम बैठे, तो उस सचिन की टीम आई पूरी, तो उसको तो भारत रत्न है ना, तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होता है, गार्ड वगैरह सब तरफ। तो हम बैठे हुए सोफे पे ऐसे ही है, मेरा ध्यान भी, मेरा इधर ध्यान था, वो बैट लेके खड़ा था मुआज सामने, तो उसकी नजर पड़ गई, खुद ही चल के आ गया। तो बातचीत करने लगे, तो मैंने उसको इधर फोटो वोटो खिंचाते हैं, खुद नहीं बोला, तो हमने उसको फोटो खिंचवा ली। फिर मैंने कहा, मैं क्या कुछ वीडियोस में दिखाना चाह रहा हूँ, वाई नॉट। तो मैंने उसको वीडियो बना, 3-4 वीडियो में लेके गया था, मैंने शो किया उसको, बड़े गौर से देखे। ठीक है, गुड, चला गया। 4-5 कदम जाके फिर वापस आया। तो ही सेड कि सर डोंट प्रेशराइज फॉर एनीथिंग एल्स, वर्ड थे ये, डोंट प्रेशराइज फॉर एनीथिंग एल्स, ही इज द नेचर। कह देना। इन तेंदुलकर अगर ये बात कह रहा है किसी बच्चे के लिए, तो फिर वो आप सोच रहे हो ना, मेरी लाइफ का सुना हुआ सबसे बेस्ट कमेंट था वो। तो मैं उसको तो छोटा 7 साल का था, उसको क्या समझ में आया कि मेरे लिए किसने क्या बोला। उसके लिए सचिन क्या ही है,
सचिन को तो वही जानते हैं जो सचिन को खेलते हुए देखा होगा। वो तो अभी मतलब ही नहीं उसके लिए, तो विराट कोहली ये वो उसका तो वो है मामला, वो विराट कोहली को देखता है, मतलब उसको कौन सचिन होगा कोई। तो उसको लेके आया, तो वो खेलता है बेसिकली, है उसमें अच्छा है। मतलब जितने भी लोगों से मिला है मैंने, राहुल द्रविड़ की एकेडमी चलती है कर्नाटक के बैंगलोर के अंदर, मैंने वहाँ राहुल द्रविड़ से फ़ोन पे बात की हुई। तो जैसे वो 12 साल का होगा, अपन अपना इधर वाइंड अप करेंगे, सबके साथ खेलना कूदना। हाँ, खिलाएंगे उसके हैं। और क्या, मैं खुद रणजी में था ना, रणजी 96 97 के अंदर मैं रणजी कैंप पे था। मैं रणजी प्लेयर रहा हूँ भाई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मतलब वो है ना क्या, 90 में देखो बचपन से आर्मी में जाना था। मेरे घर में आज भी 12 लोग हैं जो आर्मी में हैं। मेरी फैमिली में से खानदान में 12 लोग हैं जो इंडियन आर्मी में हैं। तो मेरे फादर चाहते थे हम चारों भाइयों में से कम 2 आर्मी में जाए। मैं बड़ा ही बड़ा था। मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था, हमारे वहाँ सेंचुरी है, जंगल है, तो वो सुबह लेके जाते थे और 6 किलोमीटर रनिंग करनी है पापा के साथ जंगल में। जब 7वीं में आए 7 किलोमीटर रनिंग करनी है, 8वीं में आए 8 किलोमीटर रनिंग करनी है। ऐसे हम रनिंग करते थे। और मैं आर्मी में सेलेक्ट हो भी गया था, किस्मत नहीं थी, वो नहीं होना था मतलब। के बाद यहाँ उस टाइम ऐसे कोई कंपटीशन वगैरह नहीं, 10वीं पास करो, उसके बाद फिजिकल चेक होता था, पूरा रनिंग वनिंग होता था, और फिर आपको अंदर ले लिया जाता। तो यहाँ रेलवे ग्राउंड है कोरपा के अंदर, रेलवे स्टेशन। तो वहाँ हम लोग गए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बिठा दिया सेलेक्ट, रिजेक्ट करने वाला अलग बिठा, सेलेक्ट करने वाला अलग, मुझे बिठा दिया। फिर बाद में एक सरदार जी आए, वो ब्रिगेडियर थे, मैंने कहा इधर आओ। ऐसे उन्होंने रैंडमली मुझे बुलाया, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने नाम बताया। बोले हाथ सीधे करो। तो मैंने हाथ सीधे करे। तो गेट आउट फ्रॉम, यू आर नॉट सेलेक्टेड। आपको सेलेक्ट, नॉट सेलेक्टेड, मेरा दिमाग खराब हुआ। ये सब तो मुझे पहले भी चेक करवा लिया था, अब क्या हुआ? अब तो ना बचपन से आपका ड्रीम है आर्मी में जाने का। आज भी मैं आर्मी का ट्रक देखता हूँ ना, तो मुझे वही फील आता है कि यार मैं गलत जगह पर, मुझे यहाँ होना था। वो है। तो जब मैं वहां से आ रहा था, तो रेलवे स्टेशन से ये एमबीएस हॉस्पिटल नहीं है नयापुरा में, वहां तक पैदल आया मैं रोता हुआ। ऐसा कैसे कर सकते हो यार, सेलेक्ट का मना कर दिया। मैं सीधा गया हॉस्पिटल, वहाँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में गया, और वहाँ जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को मेरे हाथ दिखाया। मैंने कहा मेरे कोई डिफेक्ट क्या हाथों में? बोले ये तो आइडियल है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। मैं वापस चला गया, पैदल पैदल ही गया वापस। 3 4 घंटे लग गए आने जाने में वापस। वहाँ गया तो मैंने कहा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया, डिफेक्ट नहीं है। बोले तुझसे बोल दिया ना, यू आर नॉट सेलेक्टेड मतलब नॉट सेलेक्टेड। मुझे गुस्सा आया, मैंने भेजबाजी करना शुरू किया। था तो छोटा ही, कौन देखता है ऐसे में, जो बकना था बक दिया। फिर वो आए मेरे पास, वो जो ब्रिगेडियर सरदार जी थे, उन्होंने कहा देखो बेटा, अभी तुम्हारा टाइम खत्म नहीं हुआ है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, तुम आ जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, अभी हम आपको नहीं ले सकते। बाद में फिर एक वहाँ जो होता है ना गार्ड्स वगैरह जो आर्मी वाले होते हैं, बोले यार किसी न किसी का प्रेशर आ जाता है, वो किसी और को लेना होगा तुम्हारी जगह, इससे कम किसी और को ले लिया, तुम अगली बार ट्राई करना। मैं घर चला गया, मेरे फादर से मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। बोले ठीक है, अब दोबारा नहीं भरना फॉर्म। मेरा बहुत क्लियर है, एक जगह कोई अटेम्प्ट किया, उसके बाद खेलता था। 96 97 में रणजी सुपर लीग में 25 लोगों का कैंप था, कैंप एसएमएस स्टेडियम में कैंपिंग कर रहे थे, मैं बॉलर था उस वक्त। तो स्टेडियम से शाम को नेट्स करके बाहर निकले, तो बाहर स्टेडियम के बाहर ड्रेनेज की जगह नहीं, नाला होता है ड्रेनेज का, स्टेडियम का सारा पानी बाहर निकलता है, उसके ऊपर मेटल शीट लगी होती है जाली वाली, सफाई वफाई करने के लिए रखते हैं। तो वो करीबन 4 1 फीट का लंबा था। मैं आराम से आया, 19 साल की एज थी, तो कभी भी सीधा नहीं चलता था, मतलब सीढ़ियां तो 4 एक साथ कूदूंगा, है ना, कहीं उतरने का रास्ता तो मैं सीधा कूद जाऊं, ऐसा था फितरत। तो मैंने उसको मारा, और ऐसे लापरवाही में जंप करा, कूद ही जाते हैं जनरली। वो उस लैंड पर, लैंड एरिया में पाँव गिरने के बजाय उस जाली पे पाँव गिरा, जो बहुत मजबूत दिख रहा था, पर वो मजबूत था नहीं, वो नीचे से जंग लगा हुआ था। वो टूटा और पूरा पाँव उसमें है। तो यहां से मेरे ये बोन, यहां से तो कट लग रहा है इतना लंबा, ये कट उसी का है पूरा अंदर। फिर वहां से सीधा एसएमएस स्टेडियम से एसएमएस हॉस्पिटल, फिर वहां ये गहरा, 2 महीने की हिली में लग गए। फिर क्रिकेट छोड़ दी, फिर नहीं खेले। बीएससी फाइनल ईयर में थे, ऐसा दिमाग में लगा यार मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए, तैयारी कर ली, सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज चले गए, ट्यूशन पढ़ाने लग गए, ट्यूशन ज़्यादा अच्छी लगी, डॉक्टरी छोड़ दी। जहां गए वो काम करते रहे, कभी अगेंस्ट नहीं गए, और ये क्लियर है। कहीं गई बर्बादी नहीं, ये पता है, ये आप मजाक थोड़ी होता है। आप सोचो, आप भैया ड्रीम होता कि एक कैंप में नाम ही आ जाए, एक बार मेडिसिन नहीं खेलना, अब नहीं खेलना,
सिलेक्शन अभी, अब तुम्हारा ड्रीम है ना कि मेडिकल कॉलेज चले जाएं। आप सोचो मेडिकल कॉलेज जाने के बाद मैं पहले 3 महीने कॉलेज, उसके बाद 3 महीने में एक बार जाता था। मेरा नाम था कॉलेज में रेगुलरली रेगुलर, सबने ये नाम डाला हुआ, छोड़ दिया वो, इधर फोकस करने लग गया। मैं जब थर्ड ईयर में था, आई हैड 380 स्टूडेंट इन माय ट्यूशन सेंटर। 380 बच्चे पढ़ाता था जब मैं थर्ड ईयर में था। जब मेरा थर्ड ईयर का वाइवा चल रहा था तो हमारे जो सर्जरी के प्रोफेसर थे, उन्होंने प्रिंसिपल से बोला, प्रिंसिपल बोला ये कॉलेज नहीं आता, डांट रहे थे मेरे को। बोले सर इसको बेस मत करो, ये आपसे ज्यादा कमाता है। ही अर्निंग मोर देन यू, क्योंकि हमारा जो सर्जरी के प्रोफेसर थे शिवमूर्ति सर, उनका जो बेटा था वो मेरा स्टूडेंट था, तो वो मुझे जानते थे। खैर जी, आ जाते हैं अपन अपनी जगह पे। सुनना ध्यान से, आपने एक एनक्लोज वायर ले लिया ऐसा, उसको कभी कभी ऐसा सर्फ वर्फ तुमने घोला होगा, सर्फ जब हम घोलते हैं बाहर निकालते हैं फिंगर्स पे फिल्म बन जाती है, तो इसको अगर आप डिप करके बाहर निकालो इस पर फिल्म बन जाएगी। अब आप इस पे कोई भी एक एंडलेस थ्रेड थ्रेड लो, उसके दोनों एंड चिपका लो तो एंडलेस बन जाएगा। उसको इसके ऊपर आप डाल दो। जब आप एंडलेस थ्रेड, जैसे फिल्म बन गई इस पे ना, लाइक दिस, ये फिल्म है, ऐसे सॉफ्ट फिल्म बन गई। अब आप इस पे जो थ्रेड डालते हो एंडलेस, तो जिस शेप में डालोगे उसी शेप में पड़ा रहेगा वो। सुनना ध्यान से, वट एवर बी शेप, जरा सा भी चाहिए, उसका रीजन है कि सरफेस टेंशन की वजह से टी इंटू एल फोर्स लगता है एक फ्री सरफेस पर, और फिल्म के दो फ्री सरफेस होती है, तो ऊपर भी लगेगा और, तो कोई भी छोटा सा एलिमेंट अगर लोगे तो यहां भी फिल्म है यहां भी फिल्म है, तो इधर लगेगा 2T dl, अगर इसकी लेंथ dl है तो इधर भी क्या लगेगा 2T dl। तो हर एलिमेंट पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा ना, और हर एलिमेंट पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स क्या कर देंगे, तो जिस शेप में आप डालो उसी शेप में रहेगा। अब आपने एक सुई ली या कोई स्टिक ली और अंदर वाली फिल्म तोड़ दो, तो जब आप अंदर वाली फिल्म को तोड़ोगे तो अंदर वाले सारे फोर्स हो जाएंगे गायब। अब आप मुझे बताओ, जो बाहर फोर्स लगा खींचेगा ना, वो सरफेस टेंशन क्या करता है, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज। फॉर ए गिवन सरफेस सबसे कम एरिया होता है स्फीयर का, और सबसे बड़ा एरिया सर्कल का। तो ये वाला एरिया सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम कब होगा, जब ये सर्कल बनाएगा। अरे जब ये एरिया बड़ा था ये छोटा ना, तो अल्टीमेटली फाइनल शेप जो इसका होता है वो ऐसा बन जाता है। अब मुझे बताओ, ये फिल्म है इधर, तो अंदर कोई फिल्म नहीं है, तो क्या सरफेस टेंशन का फोर्स इसको बाहर खींच रहा है, और बाहर खींच रहा है तो क्या इसमें टेंशन आएगा, हमसे वो टेंशन पूछता है। नहीं समझ में आई बात, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आ, अरे यार ऑन आ गया, नहीं नहीं नहीं, इन, है जी, किधर है एंटर, ये रहा एंटर। इनकी दुनिया नहीं चलती। ये आ गया, उनको ऐसे नहीं दिख रहा, जूम करो वो ब्लर हो जाएगा अभी। ये इन्होंने क्या स्ट्रो यूज किया है इसलिए, स्ट्रो से वो फ्रेम बनाने के लिए, स्ट्रो इसलिए यूज कर रहे थे कि वो मोटा होता है ना, पकड़ने में सही रहता है। अरे इतना नहीं चाहिए भाई। ये थ्रेड इन्होंने बनाया था, ठीक है, पहले स्टेप पे उसको बांध दिया। देखो, ये इसको डिप करेंगे और ये बाहर फिल्म बन जाएगी ऊपर, ठीक है। अब वो धागा डालेंगे, ये जिस शेप में रखा वो शेप मेंटेन है, कहीं भी रखो, फिल्म पे ही है। अब इसे ब्रेक कर देखो, ये लो फिर, समझ में आई बात, परफेक्ट सर्कल बन गया। हाँ वो बीच बीच में कोई स्पेस, इसमें एयर है, उधर है फिल्म। जैसे ही आप उसको प्रिक करोगे, जैसे ही प्रिक करोगे उसी इंस्टेंट, कोई टाइम लैग नहीं होता, फटाफट बन जाता है।
इसमें prick कर देंगे, ठीक है। तो इसमें टेंशन होता है फिर। अब इसमें पता है क्या करोगे आप, यहां इंटरेस्टिंग काम ये लेना है, गलती ये नहीं करनी है कि सरफेस टेंशन को अपन टी लिखेंगे, क्योंकि हम टेंशन को टी लिख रहे हैं, तो आप टी से टी रवाना कर दोगे। नहीं समझ में आई बात? तो मैं सरफेस टेंशन को एस लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एस। कहानी क्लियर? तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या हो जाएगा, 2s dl। समझ में आ गई बात? अब सुनना ध्यान से, जब आप इस एलिमेंट की बात करोगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स जो बाहर की तरफ लगेगा वो 2s dl होगा ना। बेसिकली 2s dl की वैल्यू आर डी थीटा, जो टेंशन के इस कंपोनेंट से टी डी थीटा से टी थीटा बिकम्स इक्वल टू 2s r डी थीटा से टी की वैल्यू क्या आ गई, 2s r, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आई बात? अब वापस अपन शुरुआत से बात करते हैं वापस। देखो अपन को कुछ नहीं करना है, सबसे मेन चीज ये ध्यान रखना, हमारा जो केस है कि आपने यहां एक बार ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली, बार बार इतना नहीं करना, तो बार बार हर जगह इतना ही करना होता है, हमें ये नहीं करना। हमने ये बात समझ ली कि किसी भी रिंग में अगर टेंशन होगा तो टेंशन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ टी डीटा आएगा। तो आपको कुछ नहीं बनाना, पहले तो रिंग बनाओ, जल्दी बनाओ। रिंग विद सम टेंशन टी, रिंग विद सम टेंशन टी। ये कुछ भी नहीं करना अपन को, ना ये एंगल्स लेने ना कैंसिल, कुछ नहीं करना है, बस रिंग के अंदर टेंशन था, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि एक एलिमेंट बना ले यहां पर, और एलिमेंट बनाने के बाद टी और टी को इधर शो कर ले, और इसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ जो लेंगे वो सीधा सीधा ये लिख दें। समझ में आ गई बात? टी इंटू डी थीटा, ये भी नहीं लिखना पूरा भी। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टेंशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग, टी इंटू, इन एवरी केस whenever there is a tension in the ring, the component of tension toward the center of the ring will be always t into d theta. समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ये केस लिख लो, अदरवाइज इसको याद रख लेना। क्या बोलते हो, लिखोगे? लिखोगे तो फिर ढंग से लिखो। लिखो, टेंशन इन द रिंग, टेंशन इन द रिंग revolving revolving with respect to its center of mass, tension in the ring revolving with respect to center of mass, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो टेंशन का कंपोनेंट है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आई बात समझ में? तो कंपोनेंट ऑफ टेंशन टूवर्ड्स सेंटर will provide will provide centripetal force, मतलब डी एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू टी इंटू डी थीटा होगा। अब सारा एक बार लिख लें।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल। तो हम अभी कर देंगे, मतलब इंट्रोडक्शन शुरू कर ही देंगे। बना लिया? बढ़ जाए आगे, ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा, पता है इसकी बेटा ड्रेसेस होती है, ध्यान रखना। वो म्यू की वैल्यू पुट कर देगा एम अपॉन 2 पाई आर। अरे यार, म्यू लीनियर मास डेंसिटी ना, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। तो टोटल मास कितना है उसका? एम। लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर भी बोल सकता है ना वो। इतनी तो अकल में खुद ही लगाना है ना। पता लगा वहां म्यू वी स्क्वायर ढूंढ रहे हैं ऑप्शन में। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, म्यू की वैल्यू टोटल मास बाय टोटल लेंथ। तो जो म्यू है आपका पूरी रिंग के लिए वो कितना बनेगा? एम अपॉन 2 पाई आर। अब आगे देख, पहले केस लिखो। व्हाट विल बी increase in tension? What will be increase in tension of uniformly charged non-conducting ring? What will be increase in tension of uniformly charged non-conducting ring? What will be increase in tension of uniformly charged non-conducting ring if q naught charge, q naught charge placed at the center of ring? q naught charge placed at the center of ring. बात समझ में आ गई? ब्रैकेट में लिखो, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज कैपिटल Q एंड रेडियस इज R. टोटल चार्ज ऑफ रिंग इज कैपिटल Q एंड रेडियस इज R. यहां क्या लॉजिक लगेगा बताओ? टेंशन का जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा किससे बैलेंस होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन एलिमेंट। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? वो भी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। तो लिखना है तो सारे लिखेंगे। मैग्नेटिक वाला भी थोड़ा तमीज से लिखेंगे, ऐसे नहीं। आपने बिकॉज ऑफ मैकेनिक्स वाला सेक्शन वो पढ़ लिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर होता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। इलेक्ट्रोसिज्म कर ही रहे हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। और वेव्स वाला अपना आप ही उसके साथ आ गया। ठीक है, यहाँ क्योंकि अभी हमने मैग्नेट नहीं पढ़ा है तो हमें पहले इन्फॉर्मेटिव चीज लेनी पड़ेगी कि वो ऐसे जैसा कोई भी कंसेप्ट आता है ना कभी भी जो आपके लिए आपने स्टडी, तो पहले उसकी हमेशा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कहीं भी कोई भी सवाल तुम्हारे आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई पूछेगा तो इन्फॉर्मेशन देंगे, ऐसा होता है तो बताओ अब ऐसा कैसे होगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए आपके ये सिलेबस में ही ना होता, कौन था? मैग्नेटिक फील्ड। मान लो सिलेबस, उसको टेंशन पूछना था, तो कैसे पूछता कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स आई डी एल क्रॉस बी होता है। क्या होता है? डी एल क्रॉस बी को क्या लिखूंगा? डी एल बी साइन थीटा। नहीं समझ में आई बात? अगर इसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उसकी वजह से उसमें टेंशन आई, तो बताइए टेंशन की वैल्यू क्या होगी? नहीं समझ में आई बात? लिखो, इफ magnetic
force experienced by magnetic force experienced by current carrying element is F magnetic वेक्टर फॉर्म लिखा I dl क्रॉस b। आई बात समझ में? dl क्रॉस b स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए? I dl b साइन थीटा ना। लिखो इसको, लिखो पूरा लिखो। देन what will be tension in current carrying ring? What will be tension in current carrying ring if it is placed in uniform magnetic field as shown? It is placed in uniform current carrying ring. Tension in current carrying ring if it is placed in uniform magnetic field as shown. सुनिएगा ध्यान से, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है। आया समझ में? अब जरा बताइए, अगर आप छोटा सा एलिमेंट लोगे तो करंट इधर चल रही है ना, जिधर करंट होती है उधर ही डीएल का डायरेक्शन लिया जाता है। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, जिधर करंट है उधर ही डीएल का डायरेक्शन है। क्या डीएल अंदर है ऐसे ऐसे, तो डीएल की तरफ उंगलियां रखूंगा, और डीएल क्रॉस बी करने के लिए बी किधर है? अंदर ना, तो अंदर घुमाऊंगा तो फोर्स किधर आएगा? ऊपर ना। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो ऊपर आएगा, एफ मैग्नेटिक। नहीं समझ में आई बात? और वो किससे बैलेंस करना है अपन को? टी इंटू डी थीटा से। तो हम क्या करेंगे, एफ मैग्नेटिक की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई डी एल इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू टी इंटू डी थीटा। आई डी एल की वैल्यू आर इंटू डी थीटा, बी मस्ट बी इक्वल टू टी इंटू डी थीटा। डी गेट कैंसल आउट, टी बिकम्स इक्वल टू, बताओ, आर बी आर। तो कंप्रेसिव फोर्स लगता है इसमें, पे टेंशन नहीं होती है। नहीं टेंशन वो तो आप भी आता है। फोर्सेस दो तरह के होते हैं ना। अगर आप देखो मेरी बात सुनो, ऐसा समझना ध्यान से। और मेरे हाथ पे रखी हुई, इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। इसमें टेंशन कितना है? जीरो। टेंशन कितना है? जीरो। इसको मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचा, नेट फोर्स कितना है? पर टेंशन कितना है? कितना? अगर मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 10 का इधर लगाया, टेंशन कितना? 10। टेंशन हमेशा इधर साइड लगने वाले फोर्स के बराबर होती है। समझ में आ गई बात? किसके बराबर होती है? इधर साइड। तो यहां तो टेंशन आ गया, अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से इसको कंप्रेस दबाऊं तो अब कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है। क्या होता है? फिर वहां टेंशन जो है ना वो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कंप्रेसिव भी स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। वो दुनिया अलग है। जब डायरेक्शन दे या उसका, हम यहाँ टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन इसी केस में आएगा। कहानी क्लियर? अब आगे लिखिए, लिखो सरफेस टेंशन इज, लिखो सरफेस टेंशन इज गिवन बाय force experienced per unit length, force experienced per unit length, that means T और S बराबर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। T और S बराबर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है? इफ देर इज अ वन फ्री सरफेस, if there is a one free surface, force due to surface tension, if there is a one free surface, force due to surface tension F equal to S into F equal to S into L। समझ में आ गई बात? इफ, लिखते जाओ फटाफट, इफ देर इज ए टू फ्री सर्फेसेस, देर इज ए टू फ्री सर्फेसेस, force due to surface tension is
एफ इक्वल टू 2SL, दोनों फ्री सरफेस पे लगेगा, जुड़ जाएगा। अब फ्री सरफेस का मतलब समझ लो, पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्री सरफेस वो सरफेस होती है जो एयर के कांटेक्ट में होती है। आपने रे ऑप्टिक्स में कई बार एक चीज पढ़ी होगी, इंटरफेस वर्ड सुना होगा। दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला प्लेन इंटरफेस कहलाता है। दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला प्लेन जो इंटरफेस है, उन्हीं में से अगर एक मीडियम हवा बन जाए तो वही इंटरफेस अब फ्री सरफेस कहलाती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पानी की बूंद है तो अंदर क्या है, बाहर क्या है, तो एक ही फ्री सरफेस बनेगी। अगर सॉफ्ट बबल है तो अंदर भी एयर, दो फ्री सरफेस बनेगी। अगर हवा का बुलबुला पानी के अंदर है, पानी है, पानी के अंदर एयर बबल है, तो बाहर पानी अंदर हवा, एक फ्री सरफेस है। नहीं समझ में आई बात? इस तरह से हम फ्री सरफेस को देखते हैं, वो कितनी है। एवरी फिल्म विल हैव टू फ्री सरफेसेस। फिल्म है ना, तो ऊपर भी हवा होगी, और फिल्म बोलते ही उसी को है जिसके दो तरफ फ्री सरफेस। फिल्म वो देखने वाली फिल्म नहीं, उसको फिल्म अलग कहानी है बोलने की। अगर आपको याद हो तो जो थिएटर्स होते थे उसमें फिल्म्स के रोल आते थे। आपने देखा पुराने जमाने कैमरा जिसमें रील लगाती थे, है ना, तो उसमें रील्स में वो उसका निकालते थे पूरा, उसको डेवलपर में जाकर उसको इमेज में बनाते थे ना, तो वो उसको बोलते हैं फिल्म। क्या बोलते हैं? फिल्म। उस फिल्म के रोल से पूरी पिक्चर बनी होती है उसमें। अब उसको चलाते थे बॉक्स के अंदर, फिर स्क्रीन पे गिराते थे, तो उस फिल्म पे जब लाइट गिरती थी वहां पिक्चराइजेशन होता पूरा पूरा। तो आप वो जो फिल्म है उसका फिनोमिना देखने वहां जाते थे, तो बोलते हैं फिल्म देखने जा रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? आप उस फिल्म का पिक्चर पर्दे पे देखते हो। समझ में आ गई बात? तो वो फिल्म जिसके दो फ्री सरफेस होती है। समझ में आ गई बात? अब सुनिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास ये पूरा का पूरा इस तरह से, यहां हमने क्या बनाया, ये क्या है बताइए, ये फिल्म है ही बात समझ में? हाँ, चलने वाली नहीं है, सॉफ्ट फिल्म, कहानी का क्लियर। और ये जो है, ये क्या है, एंडलेस थ्रेड। अरे थ्रेड तो कैसा भी हो सकता है ना, दोनों एंड चिपका दिया तो एंड खत्म हो गया ना उसके, एंडलेस हो गया। अब आप मुझे बताइए फोर्स ऐसे लगेंगे क्या? दोनों तरफ ना, क्योंकि अंदर भी फिल्म है और बाहर भी फिल्म है, इसलिए शेप ऐसा ही बना रहेगा। नहीं समझ में आई बात? इफ फिल्म इनसाइड द लूप ब्रेक्स, आपने उसको तोड़ दिया, व्हाट हैपन? अब कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि साहब ये तो हमारा फिल्म वाली कहानी थी, उसमें वो इमीडिएटली भागा था, वो कैसा शेप ले लेगा, सर्कल बना लेगा ना। अच्छा इधर तो फिल्म है ना अभी, अरे बोलो भाई, इधर फिल्म है, अब यहां से फिल्म गायब, क्या हर तरफ से फोर्स बाहर लगेगा? अब सरफेस टेंशन का अगर फोर्स बाहर लगेगा तो टेंशन आएगा ना। आप मुझे बताइए, इसमें कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर, तो डीएल एलिमेंट ऊपर, एफ बताओ, 2SDL ना, दिस इज 2S R D theta which must be balanced by T into D theta. तो for equilibrium of element क्या करोगे, T into D theta must be equals to 2S R D theta. D theta get cancel out, tension becomes equals to 2SR. समझ में आ गई बात? ये 5 केस होते हैं जो आपको अलग अलग जगहों पे कई बार देखने को मिलेंगे, और मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, जितने भी बढ़िया सवाल मिलेंगे आपको, वो आपको मेजर टेस्ट में मिलेंगे, माइनर में नहीं मिलेंगे। मेजर में रियलिटी होती है, क्योंकि मेजर में मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने पढ़ाया था, मुझे नहीं पता कि ये पढ़ाया भी था नहीं पढ़ाया था, तो जो मेरे सामने जो भी केस बनेंगे मैं तो दूंगा। नहीं समझ में आई बात? अभी अगर मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसमें कोई कंटेंट मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं दे सकता, वरना तो मेरा गला पकड़ लेगा। नहीं समझ में आई बात? सो ये तो पढ़ाया नहीं आपने, ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने, अरे कैसे पढ़ाऊं भाई? समझ रहे हो तुम लोग?
पांचों केस बता दिए। दिमाग में क्या रखना भूल जाओ तो टेंशन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ टी इंटू, बस दूसरे वाले फोर्स से बैलेंस कर। रिंग घूम रही तो एमबी स्क्वायर आया, सरफेस टेंशन का धागा है तो 2SL ILB, अरे बोलो मैग्नेटिक फील्ड में, और के क्यू क्यू अपन आर स्क्वायर इलेक्ट्रो स्टडीज में सारे सवाल बन जाएंगे। कहानी क्लियर? धन्यवाद साहब बहुत बहुत। अब हम अरे यार 2 मिनट बाकी है। कितने बाकी? 5 मिनट बाकी, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट, ठीक है। फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ थॉट्स। अगर आप अपने दिमाग में विचार नहीं लाते हैं चीजों को डील करने की, तो आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। फिजिक्स सीखने और फिजिक्स पढ़ने में फर्क होता है। पढ़ने और सीखने में रात दिन का फर्क होता है। सीखोगे तो पढ़ भी लोगे, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो सीखोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब आप साफ हो जाओगे। अभी मैंने आपको देखो, मुझे बताओ, मेरा दिमाग थोड़ी खराब था ना, मुझे मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया ना, मैंने सरफेस टेंशन पढ़ाया ना, वेव्स पढ़ाया ना, मैग्नेटिक पढ़ाया, बट स्टिल मैंने आपको 5 केस डिलीवर करने की कोशिश की कि यार ठीक है, मुझे पता है ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है। आप देखोगे तो आपको इनमें से एक ही केस फ्रिक्वेंटली मिला होगा मैग्नेटिक वाला। जितने भी लोगों ने जहां भी मैग्नेटिक पढ़ा इससे केस करवाते ही करवाते हैं, क्योंकि सबसे आसान कैलकुलेशन वही थी। बेटा वो तो फॉर्मूला बताते हैं सीधा लोग। ट्रांसवर्स वेव्स का फॉर्मूला रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है बस। पर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है समझनी, वही काम है। वो अच्छा आप दिमाग में एक बात रख लो ना ध्यान से, आपको टी बराबर म्यू वी स्क्वायर है, नहीं समझ में आई बात? तो टी बराबर म्यू वी स्क्वायर याद रखा, आपको इतना दिमाग में रहेगा, वही फॉर्मूला ट्रांसवर्स वेव्स का है, वही फॉर्मूला रिंग की टेंशन का है। तो अगर भूल भी जाओ तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद कर लेना, रूट हटा के कर देना तो टी मिल जाएगा। मुश्किल थोड़ा ना चीज है, समझ में आ गई बात? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉर्मेशन और पोजीशन की वजह से। पोजीशन की वजह से आप एमजीएच पढ़ चुके हो, डिफॉर्मेशन की वजह से आप स्प्रिंग पढ़ चुके हो, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, जी M1 M2/R। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता था? अट्रैक्शन की एनर्जी माइनस होती है और रिपल्शन की प्लस। तो बताइए, दो पॉजिटिव चार्ज का रिपेल करेंगे, एनर्जी क्या लिखूंगा? K Q1 Q2/R पॉजिटिव। दो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, K Q1 Q2/R पॉजिटिव, प्लस माइनस की माइनस K Q1 Q2/R। नहीं समझ में आई बात? पोटेंशियल एनर्जी किसके वर्क के बराबर होती है? कंजर्वेटिव फील्ड के या एक्सटर्नल एजेंट के? एक्सटर्नल एजेंट के। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज इन, और उसी कैलकुलेशन से Q1 Q2/R प्लस माइनस, प्लस माइनस का प्लस प्लस है तो प्लस। देखो मेरी बात सुनना, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के सवालों में और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज विद साइन रखनी पड़ती है, सारी वैल्यूज विद। तो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू विल गिव्स प्लस, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आल्सो गिव्स प्लस, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू गिव्स माइनस। नहीं समझ में आई बात? तो फॉर्मूले वही मिलेंगे। नहीं समझ में आई बात? नेक्स्ट क्लास हम सिस्टमेटिक तरीके से शुरू कर देंगे। धन्यवाद साहब बहुत बहुत। हाँ आपने पढ़ा समझा।